नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। आज हम एग्जाम से रिलेटेड जो भारत का भूगोल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, संभावित प्रश्न हैं, लेकर के आए हुए हैं। ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि एसएससी, सीएचएसएल, रेलवे ग्रुप डी, लेखपाल, एमटीएस, यूपी पीसीएस की सभी एग्जाम डेट आ चुकी हैं दोस्तों। तो आप लोग बेहतर तैयारी करने के लिए जुड़ जाइए हमारे चैनल सौरभ स्टडी पॉइंट के साथ में। और आप लोगों को बता देना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए शुरू करते हैं इसी के क्रम में कि हमारा पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो पहले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, हमको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, कौन सा जवाब हमारा सही रहने वाला है। तो आइए जानते हैं सही जवाब हमारा क्या रहने वाला है। सातवां जो जवाब होगा वो हमारा रहने वाला है सही। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का कौन सा स्थान है, सातवां स्थान रहने वाला है। तो आइए इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। तो अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, हमको बताना है कि भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। तो हमको ऑप्शन जो दिया गया है दोस्तों, तो हमारे ऑप्शन में अगर सही जवाब बात करें तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हमारा चौथा रहने वाला है। अगर बात करें दोस्तों भारत में लगभग कितने गांवों की अगर जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जो जनगणना हुई थी दोस्तों, उसके अनुसार जो गांवों की संख्या थी वो कितनी रहने वाली है, तो 6,40,932 932 जो दोस्तों हमारे 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो गांवों की संख्या है वो कितनी है, 6,40,932 है, जो हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है दोस्तों। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, जो जवाब होगा वो हमारा सही रहने वाला है। आइए बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरती है। हमको बताना है कि किस एक से भी होकर के गुजरती है। जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार स्टेट दिए गए हैं। अक्षांश रेखा जो है दोस्तों, अक्षांश रेखा जो है वो किस एक राज्य से होकर के गुजरती है, हमको बताना है। तो अगर सही जवाब के बारे में बात करें कि इसका सही जवाब क्या रहने वाला है, तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, राजस्थान। जो जवाब होगा वो हमारा राइट रहने वाला है दोस्तों। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग बेहतर तैयारी करने के लिए जुड़ जाइए सौरभ स्टडी पॉइंट के साथ में। आप लोगों को बेहतर से बेहतर तैयारी करवाई जाएगी। तो आइए देखते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि किस जिले से 70° पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, तो दोस्तों हमको बताना है कि किस जिले से 70 जो डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में हमको बताना है कि किस जिले से 70 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, जैसलमेर। जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही रहने वाला है, जैसलमेर हमारा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न को आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। और दोस्तों हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो सारे एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। हमको बताना है कि जो कर्क रेखा है वो निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है, कौन सा जवाब सही रहने वाला है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। अगर सही जवाब के बारे में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, हमारा झारखंड। जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट रहने वाला है दोस्तों। तो ये प्रश्न हमारा एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। ये पीसीएस प्री का जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, अगर बात करें ये पीसीएस जो प्री का एग्जाम हुआ था, 1909 में दोस्तों, 1909 में दोस्तों जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। तो आप लोगों को वही सारे प्रश्न लेकर के हम आप लोगों के सामने आए हुए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों अगर बात करें कि दोस्तों अगर इसके हम बात करें कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो अगर सही जवाब के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। और बात करें दोस्तों जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है दोस्तों। अगर बात करें कि 8 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों, तो आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि वो जो राज्य हैं गुजरात, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, राजस्थान, तीसरा जवाब हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश, चौथा जवाब हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। और दोस्तों अगला हमारा जवाब क्या हो जाएगा, झारखंड, जो हमने आप लोगों को बता दिया है। इसके आगे हमारा क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा त्रिपुरा,
अगला जवाब के बारे में अगर बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, मिजोरम। दोस्तों ये जो 8 राज्य हैं हमारे, इनसे कर्क रेखा होकर के गुजरती है और एग्जाम में बहुत बार इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। इससे कर्क रेखा से रिलेटेड 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी सीएचएसएल के पेपर होने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करके हुए जाना है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। हमको बताना है कि जो नगर दिए गए हैं, कर्क रेखा के निकटतम कौन सा जो है वो नगर स्थित है, हमको बताना है। तो इसमें हमारा कौन सा जवाब सही रहने वाला है, किस तरह से इस प्रश्न को करना है हमको, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें इसका सही जवाब हमारा क्या रहने वाला है, तो सही जवाब के बारे में अगर बात करें तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, गांधीनगर जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। तो जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों हमको नगर दिए गए हैं, हमको इसमें से बताना था कि कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, गांधीनगर जो जवाब होगा वो हमारा सही हो जाएगा दोस्तों ये जो प्रश्न है यूपी लोअर सब सप्लाई प्री 2002 में पूछा गया है। और बात करें अगर यूपी पीएससी जीआईसी दोस्तों 2010 में, ये तीनों में दोस्तों एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोगों को इस प्रश्न को बहुत अच्छे से तैयार करना है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें, अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है। हमको बताना है कि निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है। हमको बताना है कि जो अब पहले दोस्तों दूर पूछा गया था, अब क्या पूछा गया है, निकट पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, कोलकाता जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट रहने वाला है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा दोस्तों इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोगों को इन प्रश्नों को हम आप लोगों के लेकर के सामने आते हैं। जिस तरह के भी पेपर में प्रश्न बनते हैं दोस्तों, उसी तरह से संभावित प्रश्न हम आप लोगों के लेकर सामने आते हैं। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि में अधिकतम होती है। हमको बताना है दिन की अवधि अधिकतम होती है। तो जून माह में इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा वो स्थान है दोस्तों जहाँ पर दिन की अवधि जो होती है वो अधिकतम होती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, तो सही जवाब अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, दिल्ली जो जवाब होगा वो हमारा सही रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इन तरह के प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करते हुए चलिएगा। तो आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किस समीप से लिया जाता है। हमको बताना है कि जो निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है, इसका सही जवाब क्या होने वाला है दोस्तों। इस तरह के प्रश्नों को कैसे करना है तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका जो सही जवाब होने वाला है क्या रहने वाला है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इलाहाबाद जो नैनी है वो हमारा जवाब सही हो जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, तो दोस्तों अगर बात करें कि भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है, तो ये इलाहाबाद नैनी से लिया जाता है दोस्तों। तो ये दोस्तों प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। आइए देखते हैं कि इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय में अंतर पाया जाता है। हमको बताना है कि कितना अंतर पाया जाता है IST और GMT में, कितना अंतर पाया जाता है। सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, 5 सही 1/2 जो जवाब होगा वो हमारा एकदम सही रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों इसका ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो इसका सही जवाब अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, +1/2 घंटे, +1/2 घंटे जो जवाब होगा वो हमारा सही रहने वाला है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, 5 सही 1/2 5.5 घंटा जो जवाब होगा वो हमारा सही रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न एग्जाम में भारत के भूगोल से बहुत बार पूछे जाएंगे दोस्तों। घटना चक्र के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो सभी हम आप लोगों को करा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के समीप के देशांतर पर स्थित है।
अब हमको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। कौन सा जवाब हमारा सही रहने वाला है, तो आइए जानते हैं। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बेंगलुरु जो जवाब होगा वो हमारा एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। तो बेंगलुरु ऑप्शन हमारा पहला जो ऑप्शन है वो एकदम सही रहने वाला है दोस्तों। इस तरह के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। हम आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न हम आप लोग को करा रहे हैं। तो आप लोग बेहतर तैयारी करने के लिए जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ में और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल के साथ में दोस्तों, ताकि आप लोगों को डेली अपडेट मिलती रहे। जितने भी महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न हैं वो हम आप लोगों को कराएंगे। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। हमको बताना है कि जो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है, कौन सा जवाब हमारा सही रहने वाला है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट जो जवाब होगा वो हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। इस तरह के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है एसएससी सीएचएल का जब आप लोग एग्जाम देने के लिए जाएंगे उससे रिलेटेड दोस्तों सभी प्रश्न हम आप लोगों को करा रहे हैं दोस्तों। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है। हमको बताना है कि जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो निम्नलिखित में से कहाँ है, कौन सा जवाब सही रहने वाला है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बड़ा निकोबार जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट रहने वाला है। तो दोस्तों भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है, तो बड़ा निकोबार में जो है इसका जो ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार दोस्तों हम बोल सकते हैं। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, बड़ा निकोबार में स्थित है। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। हमको बताना है कि जो भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है वो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है, तो दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहेंगे दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहेंगे जानकारी के लिए दोस्तों कि इसका जो सही जवाब होगा वो हमारा क्या रहने वाला है, बड़ा निकोबार जो जवाब होगा वो हमारा सही रहने वाला है दोस्तों। अभी इसके पहले जो मैंने आप लोगों को प्रश्न कराया है ये उसी से रिलेटेड है। तो दोस्तों एग्जाम में जो प्रश्न है वो किस तरह से बना करके पूछ सकता है दोस्तों, तो दोस्तों वो जितने भी प्रश्न आप लोगों के लिए बना करके पूछ सकता है वो सभी प्रश्न हम आप लोगों को करा देंगे दोस्तों। एग्जाम में प्रश्न दोस्तों दोनों सेम थे, जो मैंने पहले कराया वो भी सेम था और जो ये वाला कराया है 14 नंबर क्वेश्चन ये भी सेम है। तो दोस्तों आंसर उसका सेम है, बस क्वेश्चन का थोड़ा सा इधर से उधर हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बड़ा निकोबार। अगर ग्रेट निकोबार आता है तो आप दोस्तों उसको भी ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। हमको बताना है कि निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। तो हमको बताना है कि भारत में पूर्व की ओर कौन सा अवस्थित है। सही जवाब क्या रहने वाला है, तो हमारा क्या हो जाएगा, लखनऊ जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट रहने वाला है दोस्तों। तो चौथा ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह के प्रश्नों को दोस्तों आप लोग को बेहतरीन तरीके से दोस्तों तैयार करना है और तैयार करते हुए दोस्तों चलना है। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे की ओर। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें, अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, तो अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद सागर मिलते हैं। हमको बताना है कि जो कौन सा स्थान है दोस्तों, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां पर दोस्तों क्या है कि बंगाल की खाड़ी और दोस्तों अरब सागर तथा हिंद सागर आपस में मिलते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप लोगों को दोस्तों ये बताना है। तो दोस्तों आप लोगों को जानकारी के लिए बता देंगे दोस्तों कि इसका जो सही जवाब होगा हमारा क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट रहने वाला है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो जवाब होगा वो हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह के एग्जाम में प्रश्न बहुत बार पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को इस तरह के प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करते हुए चलना है।